अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगा, एक ऐसी डिज़ीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जिस डिज़ीज़ से पूरी दुनिया इस वक्त वाकिफ़ है, जिस डिज़ीज़ से पूरी दुनिया इस वक्त गुज़र रही है। ये डिज़ीज़ और कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये डिज़ीज़ है कोरोना वायरस 2019 और कोविड-19। ये डिज़ीज़ एक वायरल डिज़ीज़ है जो एक वायरस से होती है, जिस वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये वायरल डिजीज है। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि वायरसेस क्या होते हैं। वायरसेस स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या एजेंट्स होते हैं। The viruses are not cellular in nature, they are acellular, they are not made up of the cells, they are not the living or organisms, they are simply the submicroscopic agents। और ये वायरसेस जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं थ्रू एनी मीन्स, तो वहां पे ये वायरसेस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को यूज करके अपनी कॉपीज बना देता है। और अपनी कॉपीज बनाने के साथ साथ ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस वायरस का हम होस्ट कहते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में को नुकसान पहुंचा देता है, उसके टिश्यूज को डैमेज कर देता है, उसके नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। ये वायरसेस मेनली, इन वायरसेस में एक जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या आरएनए हो सकता है, और एक बाहर एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। और कुछ वायरसेस में लिपिड कवरिंग भी देखी गई है जिसको इन्वलॉप कहते हैं। जैसे इस वायरस में एक इन्वलॉप है, लिपिड इन्वलॉप कवरिंग है। इन वायरसेस में, जैसे मैंने पहले ही बताया, इनमें डीएनए या आरएनए हो सकता है। और यहाँ पे इस वायरस में जो सार्स कोवी-2 वायरस है, इसमें आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये जो कोरोना वायरस डिजीज 2019 और कोविड-19 है, ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ये वो डिजीज, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इस डिजीज से नुकसान पहुंचाता है, वायरस से नुकसान पहुंच जाता है। और मेनली द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज द लंग्स। दिस डिजीज इज caused by a virus called a severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 या इसको हम कहते हैं सार्स कोवी-2। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब हुआ ये वो डिजीज जो ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। इस डिजीज को इन डिटेल पढ़ने से पहले थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। ये डिजीज पहले आइडेंटिफाई हुई है on 31st December 2019 in Wuhan. Wuhan is the provincial capital of Hubei in China. So we can say this disease was first identified on 31st December 2019 in Wuhan, and this disease
was declared as public health emergency of international concern. इस डिजीज को public health emergency concern, a public health emergency of international concern डिक्लेयर किया गया on 30th January 2020. The official name of this disease was announced on 11th February 2020 by WHO, World Health Organization. इस डिजीज का जो ऑफिशियल नेम दिया गया है, अनाउंस किया गया है 11th February 2020 में, जो WHO ने दिया, दैट इज द COVID-19. इस 11th February से पहले इस डिजीज को 2019 कोरोना वायरस डिजीज के नाम से पुकारते थे, लेकिन ऑन 11th February 2020 में WHO ने इसका ऑफिशियल नेम दिया COVID-19. द चीफ ऑफ WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explained the meaning of this COVID-19. Here the CO stands for corona, VI virus, and D disease. 19 is the year in which this outbreak was seen. That is on 2019, 31st December 2019. On the same day, the official name of the virus was given, that is the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2. This virus is also called as the novel coronavirus. Novel हम उस चीज को कहेंगे जो नया होगा, which is not seen before, जिस किसी चीज को पहले नहीं देखा गया हो, उस चीज को हम कहते हैं नोवल. This virus SARS-CoV-2 is new to the world, has not seen before. पहले इसको नहीं देखा गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं नोवल कोरोना वायरस भी. This disease was declared pandemic on 11th March 2020. तो पैंडेमिक डिजीज एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो क्विकली स्प्रेड करेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड. पैंडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है, वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो क्विकली थ्रू आउट द ग्लोब स्प्रेड हो जाएगी. और इसको WHO ने, इस COVID-19 को WHO ने ऑन 11th March 2020 डिक्लेयर किया है ये डिजीज है पैंडेमिक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज at present have got affected by this disease. The origin of this disease is thought to be zoonotic. Zoonotic का मतलब हुआ जब एक डिजीज जंप करेगी फ्रॉम द नॉन ह्यूमन एनिमल्स से ह्यूमन्स में, and it is thought that the virus or this disease has jumped from the non-human animals to the humans. That is why this disease is, the origin of this disease is thought as the zoonotic. Now coming to some of the records as of now, how many people throughout the world have got affected, how many have recovered, how many deaths have occurred due to this. As of now, more than 2 million people have got affected by this disease throughout the world, and more than 5 lakh people have recovered from this disease, and more than 1 lakh people have died due to this life-threatening disease. In India, as of now,
13,430 people have got affected by this disease, and out of these 13,430 people, 1,768 people have recovered, and 448 people have died due to this COVID-19. Now coming to the J&K, as of now 314 people have got affected due to this COVID-19, and out of these 314 people, 36 people have recovered and 4 people have died due to this COVID-19. The mortality rate of this disease is 3.4%. The mortality rate means the death rate. How many people dies out of 100? Approximately 3 people dies out of the 100 affected people. Now coming to the symptoms of this disease, that is the COVID-19, the disease mainly shows the flu-like symptoms. The most common 3 symptoms are dry cough, fever and shortness of breath. 3 जो मेन कॉमन सिम्टम्स ये डिजीज शो करती है वो है फीवर, ड्राई कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. But some affected people may also experience the other symptoms. Those other symptoms are fatigue, थकावट होना, muscle pain, diarrhea, sore throat, nasal congestion, running nose, loss of smell, abdominal pain. तो कुछ लोग जो 3 कॉमन सिम्टम्स के अलावा भी कुछ और सिम्टम्स शो कर सकते हैं, सच एज फैटीग है, मसल पेन है, डायरिया है, लॉस ऑफ स्मेल है, कंजेशन ऑफ नोज, नाक बंद होना, रनिंग नोज, नाक का बहना, एंड एब्डोमिनल पेन. These are the symptoms of this disease. This disease can lead to the complications. The complications which this disease can lead, the first one is called as the pneumonia. ये इस disease की वजह से inflammation हो सकती है lungs की. This disease can also lead to the viral sepsis. Viral sepsis का मतलब हुआ कि dysfunctional organ. इस वायरस की वजह से एक ऑर्गन, जिस ऑर्गन को हम लंग्स कहते हैं, वो डिसफंक्शनल होते हैं ड्यू टू द डिसरेगुलेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द होस्ट. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया, ये वायरस जो है इसको नोवल वायरस कहते हैं. हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये वायरस नया है, और जब भी कोई नया एजेंट, नया फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लगता है पहली बार उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करने में. जब वो रेस्पॉन्स, उस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स. प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑलवेज टेक्स अ टाइम. तो यहां पे भी ये जो वायरस है, SARS-CoV-2 वायरस जो है, ये नया वायरस है, नोवल वायरस है. तो जो ही ये अंदर हमारे लंग्स तक जाता है, तो लंग्स में जाने के बाद ये उस लंग्स के टिश्यूज को डैमेज कर देता है, और डैमेज करने और उन लंग्स को डिसफंक्शनल कर देता है. दिस कंडीशन व्हेन द organ becomes dysfunctional due to the dysregulated host response is called as the viral sepsis. And another complication this disease can lead is called as the respiratory distress syndrome. Respiratory distress syndrome means जब इस वायरस ने लंग्स को डैमेज किया, लंग्स के टिश्यूज को डैमेज किया, द लंग्स गेट फिल्ड विद द फ्लूइड.
लंग्स जो बने हुए होते हैं वो बने हुए थे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं एल्वियोली. इन एक्चुअल सेंस दिस SARS-CoV damages those alveolar cells, and when the alveolar cells get damaged, the exchange of respiratory gases becomes difficult. क्योंकि लंग्स यही एल्वियोलर सेल्स जो होती है यही हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसको अंदर की तरफ ब्लड में पहुंचा देते हैं, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो इन्हीं एल्वियोलर सेल्स के थ्रू बाहर आता है और हमारी फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फिर बाहर निकल जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लंग्स जब डैमेज हो गए, जब ये एल्वियोलर सेल्स डैमेज हो गए, द लंग्स गेट फिल्ड विद द फ्लूइड. व्हेन द लंग्स गेट फिल्ड विद द फ्लूइड, it becomes very difficult to breathe. And the condition where the organ gets filled with the fluid is called as the distress syndrome. And here, when the lungs get filled with lungs get filled with the fluid, this condition is known as respiratory distress syndrome. This disease can also lead to the kidney failure in complete. These are the complications which this disease can lead. That is the pneumonia, viral sepsis, respiratory distress syndrome, and kidney failure. Now coming to the incubation period of this disease. Incubation period means the time from exposure to the onset of symptoms. कब एक पैथोजन होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, होस्ट के साथ होस्ट को इस पैथोजन का एक्सपोजर हो जाए, उस टाइम से लेके जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिम्पटम्स शो करते हैं, सिम्पटम्स इन द फॉर्म ऑफ सच एज डोज, फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उस टाइम से फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू द पैथोजन टू द ऑनसेट ऑफ द सिम्पटम्स इज कॉल्ड एज एन इंक्यूबेशन पीरियड. टिपिकली अगर हम देखेंगे दिस SARS-CoV-2 virus or this COVID-19 disease typically shows the symptoms after 5 days from the time of exposure. That is, typically the incubation period is 5 days, but not necessary the incubation period is always the 5 days. It may range from 2 to 14 days. 2 दिन से 14 दिन तक after exposure of this pathogen, after exposure of this virus, कभी भी 2 दिन से 14 दिन तक symptoms आ सकते हैं. और यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा. करंटली देखा गया है कुछ पेशेंट्स जो बहुत टाइम तक सिम्पटम्स नहीं शो करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हुए होते हैं, इन्फेक्ट हो चुके होते हैं इस वायरस से, और दे बिकम द एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स. Asymptomatic carriers are those infected persons which have not shown the symptoms, जिन्होंने भी symptoms शो नहीं किए हैं, और हर एक को कोई भी उसके साथ हाथ मिलाएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि that asymptomatic carrier is not showing any symptom. So that is one of the main problem of this disease, that some people become asymptomatic carriers. तो किसी को पता ही नहीं चले. अगर अब यहाँ पे किसी को सिम्टम्स है तो हर एक चाहेगा कि उसके साथ थोड़ा सा दूरी बनाए रखेगा. और लेकिन अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है लेकिन सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कैन इन्फेक्ट unintentionally to the thousands of the people, क्योंकि दूसरे को पता ही नहीं चलेगा ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है. नाउ कमिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब हुआ हाउ
the disease gets transmitted from an infected person to the healthy person. There are the two main modes of the transmission in case of the COVID-19. One is called as the direct transmission and another is called as an indirect transmission. In case of direct transmission, the disease gets transmitted from an infected person to the healthy person directly without any intermediate agent. यहाँ पे इस डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे जो डिजीज ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, कोई भी बीच में कोई इंटरमीडिएट एजेंट नहीं होता है, तो डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है। दो तरीके से जा सकती है यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन ये डिजीज। डायरेक्ट कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई हेल्दी पर्सन को डायरेक्ट कांटेक्ट हो, उसके साथ हाथ लगाया, हाथ मिलाया, गले मिला, तो उस केस में भी हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है जब वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट रहेगा विद द इन्फेक्टेड पर्सन। द सेकंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड that is called the droplet infection. According to the current evidence, this COVID-19 is mainly transmitted by means of the respiratory droplets. Respiratory droplets exhaled during the coughing, sneezing, talking. जब एक infected person खांस रहा है या छींके आ रही है उसको, तो उसके जो इमीडिएट इन्वायरमेंट में अगर कोई हेल्दी पर्सन हो तो उस खांसने की वजह से, उस छींकने की वजह से वहाँ से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। उन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में इन एक्चुअल सेंस ये वायरस होता है, सारस कोवी वायरस होता है, तो वो उस हेल्दी पर्सन में भी जा सकते हैं थ्रू दीज ड्रॉपलेट्स, थ्रू दीज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। बट मैं यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो ये वायरस, ये वायरस जो ये सारस कोवी वायरस है, थोड़ा बड़ा वायरस है एज कम्पेयर टू द अदर वायरसेस। ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है एयर में, तो जब ये दूर तक नहीं जा सकता है तो एटलीस्ट जब ये दूर नहीं जा सकता है तो ये अगर इसको कोई और हेल्दी पर्सन तो के साथ टच में नहीं आया तो ये नीचे गिर के किसी सरफेस को कंटेमिनेट करेगा, किसी सरफेस को कंटेमिनेट करेगा, तो वो सरफेस जो जिस सरफेस पे वो गिरेगी वो एक इंटरमीडिएट एजेंट बन जाता है वहां पे। लेकिन कम कितनी डिफरेंस, कितनी, तो मिनिमम वी शुड कीप 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सस्पेक्टेड पर्सन, मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत ही ये बड़ा वायरस है और हवा में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। तो अगर ये दूर तक नहीं जाएगा तो ये नीचे गिरेगा, किसी सरफेस पे गिरेगा, और वो सरफेस उस वक्त कहलाएगी इंटरमीडिएट एजेंट, और वो सरफेस भी इन्फेक्ट कर सकती है। और द सेकंड मेथड वो हम देखेंगे अभी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, द transmission, the virus is transmitted from the infected person to healthy person through an intermediate agent. One method is that is called as the Fomate-Boran method. जब एक healthy person contaminated articles infected person के यूज करेगा, such as healthy person ने infected person का थर्मोमीटर यूज किया, उसकी टॉवल यूज की, उसके कपड़े यूज किए, तो वो जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो आर्टिकल्स होंगे, टूथब्रश होगा या थर्मोमीटर या स्टेथोस्कोप होगा या कोई भी चीज उसने जो लगाई है, जो उसके कांटेक्ट में आई है, उसके जो चीजें हों, तो वो डेफिनेटली they will be contaminated with this virus। और अगर किसी हेल्दी पर्सन ने उनको यूज किया तो उनकी वजह से भी डिजीज वो हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है, और ऐसे मेथड को हम कहते हैं फोमेट-बोरन मेथड। अनदर मेथड जो मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने बताया कि अगर ये वायरस
ये वायरस एयर में नहीं जा सकता है दूर तक, तो ये नीचे गिरेगा किसी सरफेस पे, वो सरफेस कंटेमिनेट होगी। और अगर हमने हेल्दी पर्सन ने उस कंटेमिनेटेड सरफेस को टच किया, टच करने के बाद हाथ से टच किया, तो टच करने के बाद उसी अपने हाथ को ले लिया, मुंह के पास ले लिया, नाक के पास ले लिया, तो वहां से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो दो मेथड्स होते हैं फिर, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे इन्फेक्टेड पर्सन में के साथ, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। दूसरा, जब एक हेल्दी पर्सन यूज करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन के चीजों को, तो उसको फोमेड बोरन मेथड, या जब एक हेल्दी पर्सन कंटेमिनेटेड सरफेस को के साथ इन कांटेक्ट आएगा, उसकी वजह से भी डिजीज हो सकती है। नव यहां पे आ जाते हैं इसकी अब वायरोलॉजी पे। वायरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस। यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये वायरस जो है, ये वायरस भला कैसी शेप का है, किस चीज का है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल। पहली बात, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देता है ये वाला जो वायरस। इस वायरस का जो नाम मैंने आपको पहले ही बताया, इसका नाम है सार्स कोवी 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देता है। यह वायरस स्फेरिकल इन शेप होता है, जैसे आप ऊपर डायग्राम में देख रहे हो, स्फेरिकल इन शेप। यह वायरस इन्वेलोप्ड वायरस है। इसके बाहर एक लिपिडिक इन्वेलॉप है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, सच वायरस आर कॉल्ड एज इन्वेलोप्ड वायरसेस। ये वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कंटेनिंग वायरस। ये वायरस आरएनए इस वायरस के अंदर होता है। मेनली यहां पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरसेस देखे गए हैं जिनमें डीएनए नहीं, लेकिन बट आरएनए वहां पे एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। और वन सच वायरस इज दिस सार्स कोवी वायरस, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये वायरस क्राउन शेप्ड वायरस है, ताज जैसा होता है। इस वायरस को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, इट रिजेंबल्स द सोलर कोरोना, रिजेंबल्स सोलर कोरोना अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इसको देखते हैं, it resembles the solar corona. That is why this virus has been named as the coronavirus. In actual sense, these viruses were already discovered in 1930s में, but this is the new strain of that particular family, that is the particular coronaviruses. That is why it is called the novel coronavirus. ये पहले नहीं, ये स्ट्रेन पहले नहीं देखी गई थी, ये नई स्ट्रेन है इस वर्ल्ड के लिए। अभी तक जो करंट स्टडी है, इस वायरसेस में 3 प्रोटीन्स देखे गए हैं। एक प्रोटीन जो कलब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कलब शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिनको हम कहते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इनको हम कहते हैं पेप्लोमर्स। दूसरा प्रोटीन जो देखा गया है ये एम प्रोटीन, और तीसरा प्रोटीन जो देखा गया है अभी इसमें ई प्रोटीन। और कौन कौन से? स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन और पेप्लोमर्स, एम प्रोटीन एंड ई प्रोटीन। आगे हम देखेंगे जब हम इसके
पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, these are the important one, these are in actual sense responsible for binding to the host alveolar cells, these spike glycoprotein. और mainly under electron microscope में मैंने जब जैसे अभी पहले बताया, जो in actual sense में इसमें मेम्ब्रेन पे club shaped projections होते हैं which resemble the solar corona, that is why it is called as the solar चलिए अब इसकी इस डिजीज की हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, हाउ इन एक्चुअल सेंस इट काजेज द वायरस काजेज द डिजीज इन एक्चुअल सेंस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस वायरस में एक प्रोटीन देखा गया है जिसका नाम है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन का जो रिसेप्टर होता है, जो रिसीव करने वाला एक प्रोटीन हमारी सेल हमारी बॉडी में होता है, जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मोस्ट एबंडेंट होता है हमारे लंग्स के एल्वियोलर सेल्स में, जिसका जो नॉर्मल काम होता है वो मेंटेन कर देता है ब्लड प्रेशर हमें। लेकिन जो ही ये वायरस सार्स कोवी वायरस ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, और जो ही वो हेल्दी पर्सन में जाके उसके लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद ये वहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ पे उसका रिसीव करने वाला होता है, वो रिसीव करने वाला होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2। इस ACE2 के साथ विद बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। जो ही ये यहाँ पे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ये एल्वियोलर सेल्स के अंदर जाएगा। एल्वियोलर सेल्स के अंदर जाने के बाद ये वहाँ पे अपनी कॉपीज बनाएगा बाय यूजिंग द मशीनरी ऑफ द एल्वियोलर सेल्स। अपने खुद ये नहीं अपनी कॉपी बना सकता, ये अब अंदर गया लिविंग सेल्स एल्वियोलर सेल्स में, लेकिन यहाँ पे ये इन एल्वियोलर सेल्स की मशीनरी उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल्स को यूज करके, उसकी मशीनरी को यूज करके अपनी कॉपीज बनाएगा, और अपनी कॉपीज इतनी बनाएगा कि ये अल्वियोलर सेल्स अब इनको अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। द अल्वियोलर सेल्स विल गेट डैमेज्ड, एंड जब अल्वियोलर सेल्स डैमेज हो जाएंगे रिजल्ट्स इन द टिश्यू डैमेज। जो ही टिश्यू डैमेज, अब टिश्यू डैमेज किसका, लंग्स के टिश्यूज डैमेज हो गए, दैट इज दीज टिश्यूज, these lungs now get filled with the fluid, results in a complication that is called as the respiratory distress syndrome।